वेलकम बैक टू माय चैनल फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल को रीड कर लिया होगा, तो आज हम बाल मनोविज्ञान जो सीडीपी का जो पार्ट 6 है वो देखेंगे। तो इससे पहले की जो पार्ट 5 है वो अपलोड कर दिए, जो वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि प्राइमरी में आते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये 2015 का जो फरवरी का पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। 2015 का पेपर जो फरवरी में आया था, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब कि जो टीचर्स का जो ऑर्डर है वो टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, तो कैसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है कि पहला दे रखा है शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त की गए अंक ग्रेडों के आधार पर, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की आवश्यकताओं में कुशलता प्राप्त करना, या कि बच्चों को श्योर करना कि जो लर्नर मेमोराइज ही सब कुछ है, मतलब सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो भाषा अर्जन की सहायता के क्रम में अध्यापकों को किस ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम अवधारणाओं की कुशलता, क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। मतलब जिसमें जो बच्चे, अगर आप जानते हैं एनसीईआरटी भी यही बोलता है कि जब तक बच्चा जो होगा वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होगा तो क्या किसी चीज़ का ज्ञान का कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कंस्ट्रक्ट होता है कि रचनावाद से जुड़ा हुआ, जो कि बताता है कि बच्चे खुद अन्य वैज्ञानिक होते हैं, वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एक्टिव करना पड़ेगा, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता, मतलब कि जो गिफ्ट जो बच्चे होते हैं, गिफ्टनेस बच्चे होते हैं, वो टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मतलब उनका क्या गुण होता है, क्या संयोजन होता है अध्यापक के दृष्टिकोण से। वो मतलब उच्च मोटिवेशन, मतलब हाई मोटिवेशन होते हैं, या हाई कमिटमेंट करते हैं, या हाई टैलेंट होता है, या फिर हाई एबिलिटी होती है, हाई टैलेंट या हाई कमिटमेंट, या हाई टैलेंट हाई क्रिएटिविटी या हाई मेमोरी, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हाई एबिलिटी हाई क्रिएटिविटी या हाई कमिटमेंट। तो क्या होता है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है कि 140 प्लस जो आईक्यू लेवल होता है, उसके हिसाब से बताइए क्या होगा। जो कि टर्मर ने हमारे आईक्यू लेवल बताया कि किस बच्चे का कितना आईक्यू लेवल होना चाहिए, कितने। तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशालिता की क्या उच्च योग्यता, मतलब आप इसे याद रखते हैं ACC से याद रख सकते हैं। जैसे उच्च योग्यता, उसके अंदर हाई एबिलिटी जरूर होगी, क्योंकि अगर वो प्रतिभाशालिता है उसमें क्रिएटिविटी भी अच्छी हाई होगी, और उच्च वजनबद्धता, मतलब कि हाई कमिटमेंट भी होगा, क्योंकि वो मतलब जरूरी है, क्योंकि वो कह दे कि अगर उसे ये काम करना है किसी चीज़ का, उसको कमिटमेंट पास किया तो उस काम को पूरा करे, बहुत जरूरी है, एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ती है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गलतियाँ किस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो हमें बताना है कि जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे क्या करती है, प्रोवाइड ए वे टू द टीचर टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, मतलब ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प द आइडेंटिफाई सोल्यूशन, मतलब कि बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, तो समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। या फिर क्या करती है, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, मतलब ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। या फिर आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाई स्टूडेंट इनटू ग्रुप और पास एंड फेल, मतलब कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण समीकरण देती है। तो क्या करती है जो एनसीईआरटी 2005 क्या करता है, तो गलतियाँ क्या करती है, तो क्या करती है, गलतियाँ जो होती है बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, तो समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़, अगर कोई भी कुछ चीज़ों को सीखता है तो वो गलती जरूर करता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो गलती से ही सीखता है। आपने क्या उसमें समझा कि जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बच्चा जो होगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर बच्चा फेल होता है तो क्या होता है, पूरा सिस्टम फेल है, पूरा टीचर फेल होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो गलतियाँ जो होती है उसको क्या करना चाहिए, सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, जिससे उनकी मिस्टेक में सुधार आ सके। तो क्या करता है, इनके विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करती है, समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। जो एरर्स होती हैं वो बच्चों को सिखाने में सहायता करती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार के बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि वो राइटिंग में, रिवर्स इमेज में, मिरर इमेज में, इसमें सच चाइल्ड शोइंग साइन, मतलब ये साइन है वो क्या है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम अशक्ता, या लर्निंग डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई में, या लर्निंग प्रॉब्लम अधिगम की समस्या में, या फिर लर्निंग डिसएडवांटेज मतलब अधिगम की असुविधा में। तो क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब क्या, बच्चे को लिखने में, पढ़ने में, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, अधिगम अशक्ता में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमें बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या करना चाहिए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, या फिर कंट्रोल क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट, कक्षा कक्ष को नियंत्रित परिवेश, या फिर क्या करना चाहिए, आशावादी परिवेश देना चाहिए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब डेमोक्रेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है कि प्रजातांत्रिक परिवेश। जब तक प्रजातांत्रिक की जैसे बच्चे अपनी बात को कह सके, अपनी बात जो टीचर होगा उसकी बात को सुनेगा, समझेगा, तभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का क्लासरूम में जो जो हमारा परिवेश हो, जो हमारा इन्वायरमेंट हो, वो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें हम अपनी बात कह सकें। हमारा जो संविधान भी है वो डेमोक्रेटिक है, जिसमें मानते कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज़ को अपनी बात को कहेंगे नहीं और हम लोग सुनेंगे नहीं या अपनी बात को दूसरे के व्यू में रिप्लाई नहीं करेंगे, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, बच्चों की अधिगम मतलब टीचर्स नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फैसिलिटीज चिल्ड्रंस लर्निंग टू क्रिएट सच ए लर्निंग इन्वायरमेंट विच वन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब कि दे रखा है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कदमों में कौन सा सही नहीं है। तो मतलब बच्चों को अच्छा मतलब स्थायी परिवेश देने के लिए एक अच्छी आवश्यकता होती है अधिगम की, लेकिन कौन सा जो है इसको फॉलो नहीं करता, मतलब नॉट लिख रखा है, तो नॉट को अंडरलाइन कर लिया करिए। तो उसका राइट क्या ले रखा है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, या फिर बच्चे को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रोक, या बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। तो कौन सा नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार करना, मतलब अध्यापक जो कह रहा है मतलब वो सही हो गलत, तो टीचर्स को फॉलो, वो बच्चा उसको फॉलो ही करता रहे। अगर मतलब बच्चा अगर डरेगा तो किसी काम को नहीं कर पाएगा। जब तक बच्चा अपनी बात को नहीं कहेगा, अपने खुद एक्टिव होकर नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो लर्निंग उसकी बेटर हो ही नहीं सकती। तो अध्यापकों के अनुसार करना ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, गिवन बिलो द सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज एंड गर्ल अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दिस इज ट्रू। मतलब लड़कियों लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आप बताने की कौन सा इसमें सही है। तो क्या दे रखा है, बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड मतलब बच्चों को घर में कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो कौन सा सही है, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ये तीन है, ये स्टीरियोटाइप को बता रहे हैं कि मतलब जो हमारा सामाजिक बना हुआ है कि लड़कियां घर का काम करेंगे, लड़के बाहर का करेंगे। जो ये पहला ऑप्शन दे रखा है ये इन तीनों को मतलब इसके अगेंस्ट है, क्योंकि जो क्या बताता है ये एक नई सोच है कि लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। नहीं तो जो हमारा सामाजिक मतलब है बायोलॉजिकल जो भी हो कि ये काम लड़कियों का, ये काम लड़कों, लेकिन जो हमारे सामाजिक जो बना हुआ है कि मतलब लड़के यही कर सकते हैं, लड़कियां यही कर सकती हैं, लड़के घर के काम में, लड़कियां रोती हैं। तो ये सब जो क्या है ये स्टीरियोटाइप को बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इन सबसे डिफरेंट है, तो उसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन दे रखा है, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो मतलब एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। मतलब फोकस इन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, मतलब गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, या फिर अवॉइड डिस्क्रप्शन कॉज
क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स मतलब अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रखना मतलब बच्चे के टच में रहना एवरी चाइल्ड के, या पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पे बल देना। तो जो आप इफेक्टिव टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है तो आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। जब तक आप बच्चे के संपर्क में नहीं रहेंगे तो बच्चे की चीज़ों को कैसे समझे कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, आप उसकी मिस्टेक को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बच्चे से जुड़े रहेंगे तो पता है ना आप कहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को सुधारेंगे। तो बच्चे के संपर्क में रहना इस प्रभावशाली अध्यापक का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक उपरोक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, मतलब कौन सा फॉर्मेटिक असेसमेंट टास्क के लिए सुटेबल नहीं है। तो नहीं को अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए। मतलब प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रैंकिंग द स्टूडेंट विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या खुले अंत वाले मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये सब जो परियोजना से भी बच्चा रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा, अवलोकन से भी, खुले अंत वाले प्रश्न से भी, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, बच्चों को रैंकिंग में प्रिपेयर करना कि ये इतने % वाले फर्स्ट सेकंड, तो बच्चे में ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ विकृत लिखावट, डिफेंसी ऑफ द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पायर्ड हैंडराइटिंग इन ए सिम्टम ऑफ, मतलब कि जो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। क्या हो सकता है, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो आपको पता ही होगा कि जो लिखावट संबंधी अगर हमें प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। और डिसलेक्सिया क्या हो जाता है, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे सा को वॉच पढ़ते हैं, या फिर डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणित संबंधी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 11th दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस one's कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप या भाषा। बच्चा क्या होता है, अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ती है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा तंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो बताना विच ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हो, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो कौन सा नहीं है, तो लिखा हुआ केवल अपने विषय के व्यवहारिक रूप से विचार करना, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी नाराज हो सकता है। तो क्या लिखा है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन। तो मतलब आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। या किससे संबंधित है, तो मैं इंग्लिश में भी वह बता देती हूँ। That is easy but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy, this is related to। तो ये किसने दिया था, ये अरस्तु ने दिया था। तो इससे क्या होगा, सामाजिक विकास में संबंधित होगा, संज्ञानात्मक या शारीरिक या संवेगात्मक। तो किससे संबंधित होगा ये स्टेटमेंट, तो इसका ये होगा तो संवेगात्मक विकास में, जिसमें गोलमैन ने दिया है संवेगात्मक विकास का स्थान, तो इस संवेगात्मक से होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 14 दे रखा, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। तो इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, जांच परीक्षण के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट, या मोटिवेशन मतलब प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या ग्रेड्स एंड मार्क्स ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो अधिगम में आकलन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। जब आकलन के लिए क्या आवश्यक है, बच्चा मोटिवेट हो, जितना मोटिवेट होगा उसका आकलन, वो उतनी अच्छी सी एक्टिविटी करेगा, उसका आकलन और जो उसका असेसमेंट होगा वो और बेटर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। मतलब फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्सिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, क्या कहते हैं, साम्य धारणा मतलब इक्विलिब्रेशन, या आप साथी का एसिमिलेशन, या संगठन ऑर्गेनाइजेशन, या एकमर्नेशन मतलब समायोजन। तो क्या होता है, ये किसने दिया था, ये पियाजे की थ्योरी में है।
तो पियाजे में बताइए कि जो स्कीमा है उसमें अगर अपनी नॉलेज को नई नॉलेज उसी में जोड़े तो उसे क्या कहते हैं, तो यह क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आत्मसातीकरण। अगर कोई हम प्रीवियस नॉलेज में कोई मतलब कोई नॉलेज है उसमें कोई नॉलेज जोड़ रहे हैं तो ये आत्मसातीकरण कहेगा। लेकिन समायोजन क्या कहलाएगा, अगर हमारी जो नॉलेज है उसमें हम कुछ सुधार कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये समायोजन कहलाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हम सभी अब बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, मतलब वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ अवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। दिस प्रिंसिपल रिफर्स, तो क्या करता है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या हेरिडिटी या इन्वायरमेंट या इंडिविजुअल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो हम हर चीज़ों में डिफरेंट होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब व्यक्ति विभिन्नता हो जाएगी। मतलब क्या होगा, हर बच्चे की जो विभिन्नताएं होती है, हर चीज़ों की एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है और बच्चों से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। बताइएगा आउट ऑफ 60 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और जो बाकी के क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।